स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम बात करेंगे क्लास 10 हेल्थ केयर महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो बच्चों, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि सारे बच्चे इस वीडियो को देख सकें। तो सबसे पहले हम जो सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जिनमें से पहला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी होता है। वहीं दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तीसरा प्रश्न हमारा है महिलाओं में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। चौथा प्रश्न कह रहा है निम्नतम रेशेदार आहार किस हिस्से में दिया जाता है। और 5 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों के जन्म पंजीकरण कितने दिनों में करवाना या फिर करना अनिवार्य है। छठा प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो इन सभी प्रश्नों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सभी प्रश्नों का हम हल करने वाले हैं। और सबसे पहले हम किस प्रश्न को हल करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम करेंगे मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी होता है। तो आप लोग का पहला प्रश्न था कि मानव शरीर का अधिकांश भाग कितने प्रतिशत पानी से भरा है। तो मानव शरीर का अधिकांश भाग पानी से बना है, जिसका औसत लगभग 60% है। अर्थात मानव शरीर में 60% कितने पानी पाए जाते हैं। और शरीर में पानी की मात्रा उम्र, लिंग और हाइड्रेशन के स्तर के साथ थोड़ा बदल सकती है, जबकि एक व्यक्ति के शरीर में पानी का औसत प्रतिशत लगभग 60% होता है। कितना होता है? 60%। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। बच्चों, दूसरा हमारा प्रश्न था कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप लोग को पता है कि आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया में लाल रक्त कोशिकाएं कम हो जाती है और उनका आकार भी असामान्य हो जाता है। एनीमिया के लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं, जिससे व्यक्ति में चिड़चिड़ेपन, व्यक्ति का शरीर पतला दुबला और वो मानसिक रूप से तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। तो एनीमिया की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया नामक रोग होता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, आमतौर पर पुरुषों में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है? 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर, यानी कि जीएम भी हम लोग बोल सकते होता है। जबकि महिलाओं के बारे में पूछा गया तो महिलाओं में 12 से 15.5 जीएम यानी कि डीएल होना चाहिए। हालांकि उम्र के हिसाब से भी हीमोग्लोबिन के स्तर में क्या होता है, चेंजिंग होते रहता है, लेकिन सामान्य महिलाओं में इतना होना जरूरी होता है। अगला प्रश्न कहा गया था कि बच्चों के जन्म के कितने अंदर जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहिए। तो आप लोग को पता है कि जन्म के 21 दिन के भीतर स्थानीय अधिकारियों के समक्ष फॉर्म भरकर जन्म रजिस्टर कराया जा सकता है। इसके बाद अधिकारी संबंधित अस्पताल या नर्सिंग होम के रिकॉर्ड को देखकर बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर देता है। अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर जन्म को रजिस्टर नहीं किया जाता है तो पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही जन्म प्रमाण पत्र जारी होता है। तो इस तरह से 21 दिन का समय दिया जाता है और 21 दिन के अंदर ही हमें अपना जन्म प्रमाण पत्र बना लेनी चाहिए। अगला प्रश्न था बच्चों कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बच्चों, आप लोग को बता देना चाहते हैं कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है, जबकि विटामिन बी कई विटामिनों के मिश्रण को कहते हैं, जिसमें से प्रत्येक का अपना वैज्ञानिक नाम है। जैसे B1 के लिए थायमिन, B2 के लिए राइबोफ्लेविन तथा B3 के लिए नियासिन। ये भी पॉइंट आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह से हम लोग ने विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है उसको भी हमने कर लिया। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है संक्रामक रोग के बारे में। तो संक्रामक रोग क्या है बच्चों, इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। तो चिकित्सा में एक एजेंट के कारण होने वाली प्रक्रिया अक्सर एक प्रकार सूक्ष्मजीव जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को खराब करता है। कई मामलों में संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, या तो सीधे जैसे त्वचा के संपर्क के माध्यम से, या अप्रत्यक्ष रूप से जैसे दूषित भोजन या पानी के माध्यम से भी संक्रामक रोग फैल सकते हैं। वहीं आप लोग को बता देना चाहते हैं कि एक संक्रामक रोग साधारण रोग से भिन्न होता है। संक्रमण जो कि शरीर में विभिन्न एजेंटा द्वारा आक्रमण और प्रतिकृति, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ और कीड़े शामिल है। साथ ही उनकी उपस्थिति या उनके द्वारा प्रतिपादित विषाक्त पदार्थों के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया, जब स्वास्थ्य में कोई बदलाव नहीं होता तो इस प्रक्रिया को संक्रमण कहा जाता है। उपनैदानिक संक्रमण इस प्रकार एक व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, लेकिन उसे संक्रामक रोग नहीं हो सकता है। इस सिद्धांत को इसके उपयोग से स्पष्ट किया जाता है संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीके, उदाहरण के लिए खसरा फैलाने वाले वायरस को कमजोर करके उसे प्रतिरक्षी एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
टीकाकरण प्राप्तकर्ता में खसरे का संक्रमण पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन आमतौर पर स्वास्थ्य की स्थिति में कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं होता है। यह नैदानिक बीमारी संक्रामक रोग पैदा किए बिना खसरे के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करती है। तो संक्रमण से बचाव के लिए टीके का प्रयोग किया जाता है, जैसे कोरोना कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्ति को भी हम लोग जब कोरोना वायरस से पीड़ित हुए थे तो उस समय क्या किया गया था, टीके लगाया गया था। बहुत दिन बाद टीके की खोज हुई थी और उसके बाद टीके दिया गया, जिससे व्यक्ति के रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाया गया। अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संक्रामक और असंक्रामक रोग में क्या अंतर है। संक्रामक और असंक्रामक रोग में क्या अंतर है। तो बच्चों, संक्रामक रोग सूक्ष्म जीवों और कृमि के कारण होते हैं। हैजा, छोटी माता, तपेदिक, मलेरिया आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। जबकि असंक्रामक रोग के बारे में बात कर लेते हैं, तो असंक्रामक रोग जो होते हैं, रोग शरीर के अंदर विकार या असंतुलन के कारण होते हैं। ये रोग बाहरी संक्रमण से नहीं होते, इसीलिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं लग सकता और इसे ही हम लोग असंक्रामक रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, रोग निवारण के सिद्धांत क्या है। तो हमारे आसपास के वातावरण में स्वच्छता की स्थिति बनाए रखनी चाहिए। भीड़ भाड़ वाली रहने की स्थिति ना बनाकर हवा में मौजूद रोगाणुओं के संपर्क को सीमित किया जाना चाहिए ताकि हम बीमारी से बच सकें। दूसरा है, जल जनित बीमारियों को रोकने के लिए सुरक्षित पेयजल का उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने घरों में आरओ कैंट वगैरह जैसे लगाते हैं ताकि वो पेयजल से दूषित ना हो, अर्थात स्वच्छ वातावरण प्रदान करें जो मच्छरों के प्रजनन को रोकता है। घर के आसपास नालियों वगैरह में पानी जमने ना दिया जाए। लंबे समय तक छतों पर पानी नहीं रहनी चाहिए। इससे क्या होता है कि छोटे छोटे सूक्ष्मजीव जो होते हैं वहाँ पे उत्पन्न होते हैं, जैसे मलेरिया वगैरह का कारण बन जाता है। वहीं आप लोग को बता देना चाहते हैं कि रोग निवारण विधि क्या है। तो यह अभ्यास चिकित्सा की एक अंतः विषय शाखा है जो पूरे रोगी पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कई कारक शामिल हैं। इस प्रकार निवारक चिकित्सा का दायक व्यापक है, मतलब बड़े स्तर पर होते हैं, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, सार्वजनिक निधि, स्वास्थ्य समानता और कुछ समुदायों और आबादी में पाई जाने वाले असमानताओं के तत्व शामिल होते हैं। तो इस तरह से हमने रोग निवारण विधि के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली है और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।